चलो बच्चों, तो आज हम लोग अकाउंट में सेकंड पार्ट का सेकंड चैप्टर शुरू करते हैं जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर। देखो, फर्स्ट चैप्टर हमने देखा था वो था अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। उसी का एक कंटिन्यू चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर। अब आपको पता है ना, कंपनी को, कोई भी कंपनी हो, उसे जनरली कभी भी कैपिटल की ज़रूर हो, लॉन्ग टर्म जब पैसों की ज़रूर हो ना, तो वो शेयर्स इश्यू करते हैं, है ना। इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर्स, वो शेयर्स कंपनी इश्यू करती है, तो जिससे कंपनी को लॉन्ग टर्म जो है वो अमाउंट मिल जाती है। क्योंकि इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में कैसा है कि जो भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, मतलब जो भी लोग कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, तो वो कंपनी के ट्रू ऑनर कहलाते हैं। क्योंकि कंपनी उन शेयर्स के पैसे उन्हें वापस नहीं देती। अगर देना भी हो तो कब देती है कि जब जब कंपनी का डिसॉल्यूशन होता हो, जब कंपनी बंद होने वाली हो, तब उनके पैसे, शेयर्स के पैसे शेयर होल्डर्स को वापस मिलते हैं। ऐसा ना, ये फर्स्ट पार्ट में हमने देखा भी था कि कोई भी कंपनी जब शेयर इश्यूज करती है, मैंने कोई कंपनी के शेयर्स अगर खरीदे हैं तो ठीक है कि वो, मतलब मैंने कंपनी को जो है वो 1 लाख रुपए दिए, समझो उसके 1 लाख के शेयर्स मैंने खरीदे, तो वो 1 लाख मुझे कंपनी वापस कब देगी? तो मुझे कंपनी तब वापस देगी जब कंपनी बंद होने वाली होगी, तब मुझे कंपनी से वो 1 लाख वापस मिलेंगे, तब तक नहीं। बराबर ना। तो मतलब लॉन्ग टर्म उस कंपनी को पैसे मिल जाते हैं, कंपनी को लॉन्ग टर्म अमाउंट मिलती है। शेयर्स के ऊपर, जो इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, उनके ऊपर ऑलमोस्ट जो है वो जो इंटरेस्ट मिलता है हर महीने का, हर साल का, हर 6 महीने का, जैसी कंपनी की पॉलिसी हो, जो इंटरेस्ट मिलता है वो इंटरेस्ट भी फिक्स नहीं होता। वो शेयर्स का इंटरेस्ट भी, वो शेयर का इंटरेस्ट भी कंपनी के प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड होता है कि अगर कंपनी को कभी ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है तो शेयर्स के ऊपर जो है वो कंपनी ज़्यादा इंटरेस्ट देती है। बराबर। अगर कंपनी का प्रॉफिट जिस साल कम हो गया तो शेयर्स के ऊपर कंपनी इंटरेस्ट भी कम कर देती है। बराबर ना। मैंने उस कंपनी में, अगर कोई कंपनी में 1 लाख रुपए दिए हैं, तो हर महीने या हर 6 महीने या हर साल में मुझे उस 1 लाख का इंटरेस्ट मिलता रहेगा। और कितना? फिक्स इंटरेस्ट नहीं, डिपेंड डिपेंड कि अगर मैंने जिस कंपनी को 1 लाख दिए हैं उस कंपनी ने अच्छा प्रॉफिट किया ना, तो उस साल मुझे इंटरेस्ट भी अच्छा मिलेगा। अगर किसी साल उस कंपनी ने प्रॉफिट कम किया या प्रॉफिट हुआ ही नहीं, तो मुझे इंटरेस्ट भी कम या तो मिलेगा ही नहीं। बराबर ना। तो शेयर्स में ऐसा, तो कंपनी ऑलमोस्ट है ना, इसीलिए ये शेयर इश्यू करती है कि भाई ठीक है, इसके ऊपर ना इंटरेस्ट फिक्स होता है, ना किसी को जो है वो पैसे वापस देने होते हैं। अब सपोज़ मेरी ही कंपनी हो, अगर अगर सपोज़ मेरी ही कंपनी है, तो मैं ज़्यादातर शेयर इश्यू करूँगा। ये शेयर्स वो मेरी लायबिलिटी नहीं, मेरा कैपिटल बन जाएंगे। मैंने जितने भी शेयर इश्यू किए, लोगों ने शेयर्स खरीदे, मुझे पैसे मिल गए, और वो मेरे पैसे मुझे रिटर्न भी नहीं करने हैं। शेयर्स के साथ तो यही कंडीशन आती है ना कि भाई मुझे तो उनके पैसे रिटर्न भी नहीं करने हैं। जिस जिस ने मेरे शेयर्स खरीदे होंगे वो सब पैसे मुझे मिल गए, मुझे रिटर्न भी नहीं करने। हाँ, उन सबको इंटरेस्ट देते रहना है, लाइफ टाइम इंटरेस्ट देते रहना है, लेकिन पैसे रिटर्न नहीं करने। तो वो सब तो मेरे पैसे ना, मैं अपनी कंपनी की ग्रोथ के लिए उन पैसों का यूज़ करूँगा ना। बराबर ना। लेकिन अब बाय चांस बीच में, कंपनी के बीच में कोई अर्जेंट वर्क के लिए कंपनी को नई ब्रांच शुरू करनी है, कंपनी में नई मशीन खरीदनी है, कंपनी में कोई नया वर्क करना है, उसके लिए अब अर्जेंटली कंपनी को एक्स्ट्रा पैसों की ज़रूर पड़ गई। बराबर ना। अर्जेंटली पैसों को जो है, पैसों की एक्स्ट्रा ज़रूर पड़ गई। मेरी कंपनी चल रही थी, मैंने पहले शेयर इश्यू किए थे, तो भाई कितने, तो समझो 10 लाख के शेयर इशू किए थे मैंने। तो 10 लाख के मैंने शेयर इशू किए थे, तो सबने मेरे शेयर्स खरीदे थे, मतलब मुझे 10 लाख मिल चुके, तो मैं अपनी कंपनी चला रहा था उससे। बराबर ना। वो 10 लाख तो मुझे रिटर्न भी नहीं करने हैं। लेकिन अब बीच में, अब मेरी इच्छा हुई कि भाई मुझे जो है वो कुछ एक्स्ट्रा वर्क करना है, मुझे अब कुछ जो है वो एक्स्ट्रा एक्टिविटी करनी है, तो उसके लिए मुझे एक्स्ट्रा पैसों की ज़रूर है। वो एक्स्ट्रा पैसे कहाँ से आएंगे? वो शेयर्स के थ्रू अब फिर से नहीं मिल सकते। तो एक्स्ट्रा पैसे कहाँ से? या तो मैं बैंक से या कोई इंस्टीट्यूट से लोन ले सकता हूँ कि मुझे अर्जेंट अब दूसरे 5 लाख की ज़रूर पड़ी, तो मैं बैंक से लोन ले सकता हूँ कि चलो बैंक से 5 लाख की लोन ले ली। लेकिन बैंक है, इंस्टीट्यूट है, ये सब इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा लेते हैं, इनको ब्याज बहुत ज़्यादा देना पड़ता है। तो इसलिए फिर सेकंड ऑप्शन आता है कि जैसे मैंने मेरी कंपनी के शेयर इश्यू किए थे ना,
बराबर। वैसे ही अब अर्जेंट कोई नीड के लिए, एक्स्ट्रा नीड के लिए मैं अपनी कंपनी के डिबेंचर इश्यू करूँगा। क्या इश्यू करूँगा? डिबेंचर, शेयर्स नहीं। कि अब मैं डिबेंचर इश्यू कर सकता हूँ। डिबेंचर क्या कहलाता है? तो डिबेंचर भी शेयर का ही एक टाइप कहलाता है। जैसे मैंने शेयर इश्यू किए, सबने मेरे शेयर खरीदे, मुझे पैसे मिल गए, बराबर ना। मुझे 10 लाख रुपए मिल गए, वो समझो शेयर्स के। अब मुझे अर्जेंटली 5 लाख की ज़रूर है, मैं बैंक के पास मांगने नहीं जाऊंगा। शेयर की तरह ही मैं डिबेंचर मार्केट में इशू कर दूंगा 5 लाख के डिबेंचर। तो जिसने जिसने मेरे डिबेंचर खरीदे होंगे ना, वो सब पैसे मुझे मिल जाएंगे। मतलब मुझे 5 लाख मिल जाएंगे बिना बैंक की मदद के। मिल जाएंगे ना 5 लाख रुपए, जिसका मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो शेयर की तरह ही डिबेंचर भी इशू किया जा सकता है। लेकिन शेयर और डिबेंचर में फ़र्क क्या? तो सबसे बड़ा फ़र्क ये होता है कि शेयर्स होते हैं ना, उनको रिटर्न करना कंपलसरी नहीं होता, लेकिन डिबेंचर को फिक्स रिटर्न करना होता है। शेयर्स हमारी कैपिटल कहलाते हैं। अब डिफरेंस समझना, शेयर्स हमारी कैपिटल कहलाते हैं कि उसको वापस नहीं करना है। जिसने मेरे शेयर खरीदे हैं उनको मैं पैसे वापस नहीं करूँगा, या करूँगा तो कब करूँगा? जब कंपनी का डिससॉल्यूशन होगा, जब कंपनी बंद होने वाली होगी तब। और न जाने कब बंद होगी, 50 साल, 100 साल, 150 साल बाद, पता नहीं कब। तो जिसने मेरे शेयर खरीदे हैं वो मेरा कैपिटल है, शेयर कैपिटल कहते हैं कि भाई वो पैसे मुझे वापस नहीं देने हैं। लेकिन अगर वैसे ही मैंने डिबेंचर इशू किए और जिसने मेरे डिबेंचर खरीदे हैं ना, तो वो मेरी लायबिलिटी है, वो कैपिटल नहीं। डिबेंचर लायबिलिटी कहलाती है कि उनके पैसे मुझे रिटर्न करने हैं, फिक्स टाइम पे रिटर्न करने होते हैं। वो एग्रीमेंट में, उस डिबेंचर के एग्रीमेंट में पहले ही लिखा हुआ होता है। जिसने मेरे डिबेंचर खरीदे हैं, मैं उनको पहले ही बोल दूंगा कि भाई 3 साल बाद आपको आपके पैसे वापस मिल जाएंगे, बराबर। 3 साल बाद, है कि नहीं? फिक्स टाइमिंग होता है। मुझे 5 लाख रुपए की ज़रूरत थी, मैंने डिबेंचर इश्यू किए, तो किसी ने मेरे 10,000 के डिबेंचर खरीदे, किसी ने जो है वो 50,000 के डिबेंचर खरीदे, किसी ने 20,000 के डिबेंचर खरीदे। सब ने अलग अलग रुपयों के डिबेंचर खरीदे, टोटल मिलाकर मुझे 5 लाख मिले, बराबर ना। और उसके ऊपर जो है वो मैंने उनको बोल दिया, एग्रीमेंट में लिख के दे दिया कि 3 साल बाद सबको सबके पैसे वापस करूंगा। जिसने 50,000 के खरीदे हैं तो उनको 50,000, जिसने 10,000 के खरीदे हैं तो उनको 10,000, सबको पैसे 3 साल बाद मिल जाएंगे। तो इसलिए डिबेंचर लायबिलिटी कहलाती है। दूसरा मेन डिफरेंस ये आता है कि इक्विटी शेयर्स के ऊपर इंटरेस्ट फिक्स नहीं होता, बराबर ना। कि जैसे किसी ने भी मेरे इक्विटी शेयर खरीदे हैं तो उन पे इंटरेस्ट फिक्स नहीं है। जिस साल मेरा प्रॉफिट ज़्यादा हुआ तो मैं उनको इंटरेस्ट ज़्यादा दूंगा, जिस साल मेरा प्रॉफिट कम हुआ तो मैं इंटरेस्ट कम दूंगा, बराबर। जबकि डिबेंचर लायबिलिटी है, इसके ऊपर इंटरेस्ट फिक्स होता है। डिबेंचर का नाम ही उसके इंटरेस्ट के थ्रू बनता है। 9% डिबेंचर, 10% डिबेंचर, मतलब उस डिबेंचर पे 9% या 10% इंटरेस्ट लगेगा, बराबर ना। उन पे डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट फिक्स होता है। मतलब भले मुझे लॉस भी हो जाए ना, किसी साल मेरा प्रॉफिट न भी हुआ हो ना, तो भी डिबेंचर होल्डर्स को मुझे इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, फिक्स। भले मुझे घर के पैसे क्यों ना देने पड़े, फिर भी मुझे देना पड़ेगा। इस पे इंटरेस्ट फिक्स होता है और कंपलसरी देना पड़ता है। जिसने मेरे डिबेंचर खरीदे हैं, तो मुझे कंपनी में लॉस भी हुआ ना, किसी साल खोट भी हो गई ना, तो भी घर के पैसों से भी मुझे उनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, पर देना पड़ेगा। डिबेंचर पे इंटरेस्ट फिक्स होता है, इक्विटी शेयर्स पर नहीं, ठीक है। एंड तीसरा कह सकते हैं, जो इक्विटी शेयर्स होते हैं उनकी अमाउंट जनरली स्मॉल होती है, छोटी अमाउंट। मतलब 10 रुपए के शेयर्स, 15 रुपए के शेयर्स, 8 रुपए के शेयर्स, छोटी अमाउंट में होती है कि जिससे कोई भी खरीद सकता है उसके शेयर्स। जबकि डिबेंचर की अमाउंट थोड़ी सी लार्ज होती है। 100 रुपए के डिबेंचर, 150 रुपए के, 200 रुपए के डिबेंचर, उसकी अमाउंट थोड़ी सी लार्ज होती है, बराबर ना। तो इक्विटी शेयर्स और डिबेंचर, इनके बारे में बेसिक क्लियर हुआ ना, कि शेयर्स इश्यू किए जाते हैं जब लॉन्ग टर्म कैपिटल की ज़रूर हो, बराबर। कि जिनको पैसे वापस न देने हो, ऐसे पैसों की ज़रूर हो तो शेयर इश्यू किए जाते हैं। लेकिन कोई अर्जेंट नीड हो कि भाई कोई एक्स्ट्रा वर्क के लिए पैसों की ज़रूर हो,
तो उस वक्त बैंक से लोन न लेकर डिबेंचर इश्यू कर सकते हैं, कि जिससे डिबेंचर जिन ने मेरे डिबेंचर लिए उनको फिक्स टाइम पे मैं रिटर्न भी कर सकता हूँ, तो जिससे मेरा जो भी वर्क होगा वो वर्क पूरा हो जाएगा ना टाइम टू टाइम। ठीक है ना, तो डिबेंचर के बारे में क्लियर हुआ ना। अब हम लोग डिबेंचर की अकाउंटिंग देखें। अब क्या देखें? अकाउंटिंग। अकाउंटिंग मतलब कि डिबेंचर की भी तो बुक में एंट्रीज करनी पड़ती है ना, अकाउंटिंग एंट्रीज करनी पड़ती है ना। जैसे आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में शेयर कैपिटल की अकाउंटिंग एंट्रीज देखी थी ना, सेम एंट्रीज डिबेंचर की भी करनी पड़ती है। क्योंकि फ़र्क क्या है? क्या फ़र्क है? जैसे शेयर कंपनी इश्यू करती है वैसे ही डिबेंचर भी तो इश्यू कर रही है ना, खाली अमाउंट की फ़र्क आती है ना, और क्या फ़र्क है? बराबर ना। तो इसी वजह से जो जो शेयर्स में एंट्रीज की ना, वही एंट्रीज डिबेंचर के लिए भी की जाती है। अब अगर एग्ज़ाम वाइज और आपके बुक वाइज अगर बात करें ना, तो ऐसे कहते हैं कि अगर आपने फर्स्ट चैप्टर किया होगा ना इसका, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, तो एज इट इज़ सेकेंड चैप्टर भी करेंगे, सेम चैप्टर, सिर्फ उसमें शेयर कैपिटल की जगह, इक्विटी शेयर्स की जगह डिबेंचर लिखा करेंगे। बराबर ना, इक्विटी शेयर्स की जगह डिबेंचर्स लिखेंगे सेम। तो एक मैं सजेशन दे रहा हूँ बेटा कि अगर आपका फर्स्ट चैप्टर बाकी है करना अकाउंट में, सेकंड पार्ट का फर्स्ट चैप्टर अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, वो अगर बाकी है ना, तो पहले प्लीज़ वो चैप्टर कंप्लीट करो, उसके बाद फिर ये चैप्टर शुरू करना। कि फर्स्ट चैप्टर अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा ना, तो ये चैप्टर इजीली क्लियर हो जाएगा। नहीं तो फिर इसमें कन्फ्यूज़न होगा कैसे था, क्यों था। बराबर। तो फर्स्ट चैप्टर पहले क्लियर करो, तो फिर सेकंड चैप्टर, क्योंकि जो फर्स्ट चैप्टर में है वैसे ही देखेंगे। अब देखो, कोई भी जब शेयर इश्यू किए जाते हैं तो आपको याद है कि उसमें शेयर्स को 4 पार्ट में फिर डिवाइड किया जाता है, 3 या 4। एप्लीकेशन का टाइम, अलॉटमेंट का टाइम एंड फिर कॉल्स का टाइम। याद है ना? इसलिए बोल रहा हूँ, जिनको याद नहीं हो तो फर्स्ट चैप्टर पहले रिवाइज करो, फिर सेकेंड चैप्टर शुरू करना। डिबेंचर में भी वैसा ही होता है, शेयर्स की तरह ही, कि डिबेंचर भी जब इश्यू किए जाते हैं ना, तो पहले एप्लीकेशन का टाइमिंग आता है, एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट का टाइमिंग आता है, और अलॉटमेंट के बाद अलग अलग कॉल्स का टाइमिंग आता है। वो फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, सेकंड कॉल, जो आप शेयर्स में पढ़ते थे वैसे ही। इनका मतलब क्या होता है कि सबसे पहले मुझे अगर डिबेंचर इश्यू करने हैं ना, तो मुझे कितने डिबेंचर इश्यू करने हैं वो मैं पहले मार्केट में एडवर्टाइजमेंट करूँगा और सबको कहूँगा कि जिस जिसको मेरे डिबेंचर खरीदने हैं तो वो सब मुझे एप्लीकेशन भेजो। बराबर ना, एप्लीकेशन भेजो कि सपोज़ मेरे डिबेंचर जो है वो 100 रुपये के हैं, तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि जिस जिसको मेरे डिबेंचर खरीदने हैं सब मुझे एप्लीकेशन भेजो, और एप्लीकेशन के साथ मुझे 30 रुपये भेजो, 100 में से 30 रुपये भेजो मुझे। बराबर, कि भाई मैंने अपने 10,000 डिबेंचर इश्यू किए 100 रुपये के हिसाब से, है कि नहीं। और उसमें जो है वो मैंने सबको कहा जिसको शेयर खरीदने एप्लीकेशन भेजो। किसी ने कहा कि भाई मुझे जो है वो 1,000 शेयर खरीदने हैं, उसने एप्लीकेशन भेजी। किसको 500 शेयर चाहिए, उसने 500 शेयर की एप्लीकेशन भेजी। और हर एप्लीकेशन के साथ उसने कितने भेजे? 30-30 रुपये। सही बात है ना। तो पहले एप्लीकेशन होता है, उसकी एंट्रीज करते हैं। तो जिसने मेरी एप्लीकेशन भेजी ना, जिसने मुझे एप्लीकेशन भेजी ना, वो सब एप्लीकेशन नेक्स्ट स्टेप में मैं अलॉट करूँगा, मतलब कंफर्म करूँगा। सबको कहूँगा कि चलो ठीक है, कि जिसने मुझे एप्लीकेशन भेजी है उन सबको मैं डिबेंचर देने के लिए तैयार हूँ। तो वो सेकंड स्टेप आता है अलॉटमेंट का टाइम, मतलब मंजूरी का टाइमिंग। और जब मैं अलॉट करूँगा ना सबको डिबेंचर और कुछ भी नहीं, शेयर की तरह एक सर्टिफिकेट होता है सिर्फ, कि हाँ आपने मेरी कंपनी के डिबेंचर खरीदे हैं, वो सिर्फ एक सर्टिफिकेट होता है। तो दूसरी बार मैं आपको सर्टिफिकेट भेजूँगा कि ठीक है आपके शेयर मंजूर हुए, और आपसे अलॉटमेंट के टाइमिंग में दूसरे रुपए मंगवाऊंगा कि चलो अब अलॉटमेंट के टाइमिंग में 40 रुपये भेजो। इंस्टॉलमेंट में होता है ना, ये 100 रुपये एक साथ कंपनी नहीं मंगवाती, इंस्टॉलमेंट में मंगवाती है। जैसा आपको अगर याद हो तो शेयर्स में फर्स्ट चैप्टर में भी ऐसे ही किया था ना, पहले एप्लीकेशन के वक्त 100 में से थोड़े रुपए मंगवाएगी, फिर अलॉटमेंट के वक्त, और फिर 15-20 दिन, 1 महीने बाद कॉल्स के वक्त, कि कॉल के वक्त फिर बाकी के रुपए मंगवाए, कि समझो बाकी 30 रुपये हुए वो कॉल के वक्त मंगवाए गए। बराबर ना।
तो जैसे शेयर्स में एंट्री होती है ना 3 पार्ट में, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल्स, वैसे ही इसी में भी एंट्री वैसे ही होती है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल्स, बराबर। अब इनकी एंट्रीज देखें कि जैसे सबसे पहले एप्लीकेशन की एंट्रीज, कि इनकी जर्नल एंट्रीज कैसे करते हैं। सबसे पहला पार्ट एप्लीकेशन का पार्ट। एप्लीकेशन के पार्ट में जर्नल एंट्रीज करनी है ना, तो सबसे पहली एंट्री आती है, वो एंट्री आती है मनी रिसीव्ड की। मनी रिसीव्ड मीन्स के पैसे मिले उसकी एंट्री। भाई मैंने जो है वो एडवर्टाइजमेंट की, जिसको मेरे डिबेंचर खरीदने हैं सब मुझे एप्लीकेशन भेजो, और एप्लीकेशन के साथ 30 रुपये भेजो, तो सब मुझे भेजेंगे ना, बराबर ना, सब मुझे एप्लीकेशन भेजेंगे, तो उसकी पहली एंट्री होगी मनी रिसीव्ड। तो इसकी एंट्री कैसे करते हैं, इसकी एंट्री की जाती है मनी रिसीव्ड की एंट्री कि बैंक अकाउंट डेबिट, सबसे पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। अब ये 10% क्या, तो जब भी डिबेंचर खरीदा जाता है ना, डिबेंचर होता है ना, तो उस पर इंटरेस्ट रेट फिक्स होता है जो कंपनी पहले ही डिसाइड करती है। मैं अगर डिबेंचर इश्यू कर रहा हूँ ना, तो इंटरेस्ट रेट पहले ही फिक्स होगा कि कितने परसेंटेज के डिबेंचर है, मैं कितने परसेंटेज ब्याज दूंगा। समझो मैं 10% ब्याज दे रहा हूँ, तो यहाँ लिखा जाता है 10% डिबेंचर एप्लीकेशन। अगर समझो मैं 8% ब्याज दे रहा हूँ, तो यहाँ लिखा जाता है 8% डिबेंचर एप्लीकेशन, बराबर ना। ये आपके हर सम में अलग अलग होगा। अगर कोई कंपनी, या सपोज मेरी कंपनी 12% ब्याज दे रही है, तो यहाँ लिखा जाता है 12% डिबेंचर एप्लीकेशन। समझ आई बात, हो रहा है ना क्लियर। तो सबसे पहली एंट्री होती है मनी रिसीव्ड, पैसे मिले उसके, कि बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। अगर आपको याद हो ना, तो फर्स्ट चैप्टर जो शेयर कैपिटल था ना, उसमें भी पहली एंट्री ऐसे ही करते थे कि बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। उसमें शेयर एप्लीकेशन की जगह डिबेंचर एप्लीकेशन लिखेंगे। फ़र्क क्या है, सेम ही तो एंट्रीज करनी है। इसलिए तो मैंने आपको बोला कि फर्स्ट चैप्टर पहले क्लियर करो, सेकंड इजीली होगा। और एग्ज़ाम के लिए भी, एग्ज़ाम की भी बात करें अगर, तो एग्ज़ाम में भी फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर इजी हो जाएंगे अगर कोई एक चैप्टर अच्छी तरह से सीख लिया तो। फर्स्ट चैप्टर अच्छी तरह से सीखा तो सेकंड भी आ ही जाएगा, सेम चैप्टर है, ठीक है। तो चलो, सबसे पहली एंट्री होती है मनी रिसीव्ड एप्लीकेशन के वक्त। मनी रिसीव्ड के बाद दूसरी एंट्री आती है कि एक्स्ट्रा मनी रिटर्न, क्या अगर एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मिली हो तो उसे रिटर्न करते हैं, बराबर। एक्स्ट्रा एप्लीकेशन रिटर्न करते हैं उसे। एक्स्ट्रा मनी रिटर्न मतलब देखो कि भाई मैंने डिबेंचर इश्यू किए थे 10,000, कि 10,000 डिबेंचर ही है मेरे पास जो मैंने इश्यू किया, और सबको बोला कि जिसको डिबेंचर खरीदने हैं वो एप्लीकेशन भेजो। अब मेरे पास डिबेंचर 10,000 ही है, लेकिन मुझे एप्लीकेशन 12,000 की मिल गई, तो 10,000 की जगह 12,000 लोगों ने मुझे एप्लीकेशन भेज दी कि भाई मुझे भी आपके डिबेंचर खरीदने हैं। तो क्या करूँगा, है तो मेरे पास 10,000, तो एक्स्ट्रा जो 2,000 होंगे ना वो मैं रिटर्न कर दूंगा। शेयर्स में भी ऐसे ही करते थे ना, कि जो भी एक्स्ट्रा मनी हो उसे रिटर्न करते हैं। रिटर्न करने के लिए इसकी अपोजिट एंट्री, इसकी अपोजिट एंट्री करते हैं कि उसमें लिखते हैं 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बराबर। फिर से बोल रहा हूँ, ये जो 10% है, ये परसेंटेज हर सम में चेंज होते रहेंगे, जैसा क्वेश्चन हो जितने परसेंटेज हो। तो ये एक्स्ट्रा मनी रिटर्न की एंट्री होगी 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बराबर। और उसमें तीसरी एंट्री आती है, एप्लीकेशन में तीसरी एंट्री आती है, तो वो एंट्रीज आती है कि मनी ट्रांसफ़र, मनी ट्रांसफर्ड कहाँ पे, तो अपने कैपिटल में। मतलब जितने भी एप्लीकेशन मिले थे उसमें से जो एक्स्ट्रा थे वो रिटर्न कर दिए, बाकी के मैं अपने बैंक में ट्रांसफ़र कर दूंगा ना। मतलब कि भाई अपने कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दूंगा कि हाँ भाई ये मेरे पैसे हो गए, ये अब मुझे रिटर्न करने हैं 3-4 साल बाद, जो इसका एग्रीमेंट होगा उस वक्त। तो वो एक्स्ट्रा मनी रिटर्न करने के बाद जो बाकी बची हुई मनी वो
हमारी हो गई, तो उसे ट्रांसफ़र कर देते हैं अपने कैपिटल में, बराबर। तो उसके लिए एंट्री कर देते हैं, उसके लिए एंट्री आ जाती है कि 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट। 10% डिबेंचर, यहाँ कैपिटल नहीं लिखते। अगर आपको फर्स्ट चैप्टर याद हो ना शेयर कैपिटल का, तो उसमें इस एंट्री में, उसमें भी एप्लीकेशन में 3 एंट्री होती थी, और इसमें लिखते थे कि शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, उसमें कैपिटल लिखते थे। यहाँ डिबेंचर कैपिटल खाली नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है डिबेंचर कैपिटल? क्योंकि डिबेंचर हमारा कैपिटल नहीं है, डिबेंचर हमारी लायबिलिटी है। शेयर हमारे कैपिटल होते हैं, डिबेंचर हमारी लायबिलिटी है, तो उसमें फिर कैपिटल नहीं लिखा जाता, सिर्फ इतना लिखा जाता है 10% डिबेंचर, बराबर। तो जब भी एप्लीकेशन की एंट्रीज करेंगे ना, तो ये 3 एंट्रीज करेंगे फिक्स ये 3 एंट्रीज। एप्लीकेशन की एंट्रीज हो जाए तो उसके बाद फिर अलॉटमेंट के टाइमिंग की एंट्रीज। एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट, कि अगर अलॉटमेंट की एंट्रीज देखें तो अलॉटमेंट में 2 एंट्रीज आती है। अलॉटमेंट में 2 एंट्रीज आती है। पहली एंट्री अलॉटमेंट के पैसे मंगवाना, कि भाई मैं सबको कहूँगा कि चलो भाई आपके डिबेंचर अलॉट हो गए, अब जो है वो उसके पैसे दो, भाई अलॉटमेंट के टाइमिंग में 40 रुपये दो सब। तो पहले पैसे मंगवाना, बराबर, कि उसमें आएगा मनी कॉल्ड मतलब मंगवाए, भाई पैसे मंगवाए उसमें, तो उसकी एंट्री करते हैं 10% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट। 10% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट, ये मनी कॉल्ड, अलॉटमेंट के पैसे मंगवाए उसकी एंट्री। और दूसरी एंट्री उसमें आती है, वो आती है मनी रिसीव्ड, कि भाई जो पैसे मिले हमें अलॉटमेंट के, वो मनी रिसीव्ड, उसकी एंट्री करते हैं कि बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, बराबर। अलॉटमेंट में फिर से याद करवा रहा हूँ कि अगर आपको शेयर की एंट्रीज याद हो तो उसमें भी अलॉटमेंट में ये 2 ही एंट्री करते थे ना, पहले पैसे मंगवाना फिर उसके पैसे मिलना, ऐसे ही 2 एंट्रीज आती हैं, बराबर। कि पहले पैसे मंगवाना 10% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट, और फिर उसके पैसे मिल जाना, ठीक है। और अलॉटमेंट के बाद फिर कॉल्स में, कि कॉल्स की भी वैसी ही एंट्री आती है, कि कॉल्स में फर्स्ट कॉल हो, फाइनल कॉल हो, सेकंड कॉल हो, कि कोई भी कॉल हो, कॉल्स में भी यही 2 एंट्री आएगी, कि सबसे पहले उसमें मनी कॉल्ड, कि कॉल के वक्त भी सबसे पहले हम लोग पैसे मंगवाएंगे, मनी कॉल्ड, कि भाई अलॉटमेंट के पैसे हो गए तो 1 महीने बाद फिर से सबको कहेंगे कि चलो भाई जिसके 30 रुपये बाकी हैं वो सब लाओ, कॉल के वक्त चलो पैसे लाओ, तो पहले मनी कॉल्ड, तो उसकी एंट्री भी वैसे ही करते हैं जो इनमें एंट्री की, सिर्फ यहाँ पे लिखते हैं कि 10% डिबेंचर कॉल अकाउंट डेबिट, यहाँ अलॉटमेंट, यहाँ कॉल, डिबेंचर कॉल अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट, बराबर। और दूसरी एंट्री, तो दूसरी एंट्री आती है मनी रिसीव्ड, कि उसके पैसे मिलेंगे हमें, वो मनी रिसीव्ड, वो एंट्री। तो उसकी एंट्री भी क्या, तो उसकी एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर कॉल अकाउंट, ऐसा ना, जो इसमें किया वही इसमें भी एंट्रीज, बराबर। अलॉटमेंट और कॉल दोनों में ये 2 एंट्रीज आएगी, कि पहले पैसे मंगवाना फिर पैसे मिलना, कॉल में भी मंगवाना फिर पैसे मिलना, बराबर। और एप्लीकेशन में ये 3 एंट्रीज, पहले पैसे मिलना, जो एक्स्ट्रा हो वो रिटर्न करना, और बाकी के ट्रांसफ़र कर देना अपने नाम पर, ठीक है। समझ आई है? ये बेसिक एंट्रीज, एप्लीकेशन अलॉटमेंट कॉल्स की बेसिक एंट्रीज। फिर आप लोग वो शेयर्स में भी करते थे ना, फर्स्ट चैप्टर में भी करते थे ना, मैं फर्स्ट चैप्टर याद करवाता ही रहूँगा क्योंकि उसके ऊपर ही तो ये डिपेंड है पूरा,
कि जैसे फर्स्ट चैप्टर में करते थे पता है, फिर कोई शेयर डिस्काउंट पे होता है, कोई शेयर पे प्रीमियम होता है, कोई शेयर में किसी ने अलॉटमेंट और कॉल्स या उसके पैसे नहीं दिए तो कॉल्स इन एरियर्स लिखते हैं। याद है ना फर्स्ट चैप्टर में जो जो चीज़ें की थी, किसी ने एडवांस में दे दिए कि इसके साथ ही इन दोनों के पैसे भी किसी ने एडवांस में दे दिए, बराबर। तो वो सभी एंट्रीज जो जो चीज़ें हम लोग शेयर्स में करते थे, अब वही चीज़ें हम लोग डिबेंचर्स में भी करेंगे। और ये डिबेंचर्स की क्या हुई, बेसिक एंट्रीज, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल्स, हुई कि नहीं। तो ये बेसिक एंट्रीज पहले याद कर लो, इनको अच्छी तरह से बुक में लिख लो, ठीक है, क्योंकि इनके ऊपर से ही फिर आगे के सब सम्स होंगे, एंट्रीज होगी। तो आज जैसे ये एंट्रीज की, ठीक है, कि ये जैसे बेसिक एंट्रीज समझी तो इसे अच्छी तरह से बुक में लिख लो, समझ लो इसे, जैसे शेयर्स में किया था वैसे ही। चाहिए तो एक दिन जो है वो शेयर वाला चैप्टर फिर से एक बार रिवाइज कर लो, जो फर्स्ट चैप्टर किया था वैसे। तो अब इन एंट्रीज के रिलेटेड जो सम्स है ना, आपके एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं, वो आप क्वेश्चंस अगले वीडियोस में देखेंगे, बराबर। इसे अच्छी तरह से रिवाइज कर लेना, तो फिर कल से प्रैक्टिकल सम शुरू करें। ओके, थैंक यू।